इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। पापा की रेलवे में नौकरी होने के कारण हमें सरकारी क्वार्टर्स मिला हुआ था। जगह छोटी थी, पर मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि अब मुझे खुद का एक छोटा कमरा मिल गया था, जहां से पूरा रेलवे का क्रिकेट ग्राउंड दिखता था। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था। जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं रात रात भर महेंद्र सिंह धोनी को अपने दिल की बातें बताता। उन्हें बताता कि आज मेरा दिन कैसे गुजरा, मैं किन किन लोगों से मिला, क्या क्या बातें हुई, सब कुछ। सच कहूं तो मैं उन्हें अपना मानता था, लेकिन इस घर में हमें एक और चीज मिली थी, एक टीवी जो कभी नहीं चलता था। पर एक रात मैं ऐसे ही अपने भगवान महेंद्र सिंह धोनी से बात कर रहा था कि अचानक मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए बाहर गया कि अचानक ही हॉल में रखा टीवी अपने आप ऑन हो गया, जिसमें एक औरत लाइव आकर मुझे देखकर बातें कर रही थी। हेलो देव, कैसे हो तुम? अच्छे देख रहे हो? अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। कल क्रिकेट ग्राउंड में एक खून होने वाला है, तुम ठीक से रहना। ओके, कल फिर मिलेंगे, बाय। मैं अभी सुन ही रहा था कि अचानक ही टीवी बंद हो गया। उस औरत की बात सुन मेरे होश उड़ गए। कौन थी वो औरत, और उसे मेरा नाम कैसे पता था, और लाइव आकर वो जो कह रही थी, क्या वो सचमुच होने वाला था? ये सब सवाल मेरे खून को जला रहे थे। मुझे जब अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ तो मैं टीवी के पास जाकर उसका स्विच देखा, तो वो तो पहले से ही बंद था। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं सारी रात इस बारे में सोचता रहा। अगले दिन पूरा टाइम स्कूल में भी मेरे मन में उस औरत की बात ही गूंजती रही। फिर वापस घर आकर भी मैं खिड़की के पास बैठा, क्रिकेट ग्राउंड को ही देखता रहा। क्रिकेट ग्राउंड में आज काफी भीड़ थी। शायद किसी टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा था। लोगों के चिल्लाने की आवाज मेरे घर तक सुनाई दे रही थी। मुझे अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था। देखते ही देखते मैच भी खत्म हो गया और सब लोग वापस अपने घर को चल दिए। माँ ने भी मुझे खाना खाने के लिए बुला लिया। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद ये सब कुछ मेरा वहम भर है। किसी तरह खुद को दिलासा दे मैं खाना खाकर वापस आ गया, पर मेरे मन के किसी कोने में एक टीस अभी भी दबी रह गई थी। इसी जिज्ञासा के साथ मैंने एक बार फिर क्रिकेट ग्राउंड को देखा, तो पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक शख्स पीठ करके बैठा हुआ था। मैं काफी देर उसे ही देखता रहा, पर घंटों तक वो शख्स अपनी जगह से हिला तक नहीं। रात के 11 बज रहे थे। मैं चुपके से ही बिना किसी को बताए ग्राउंड पर पहुंच गया। मैं डरते हुए शख्स को आवाज लगा रहा था, अंकल, आप ठीक तो हैं? अंकल, रात हो गई है, आपको घर नहीं जाना? अंकल, आप सुन भी रहे हैं? मेरे इतना कहने पर भी जब उस शख्स ने कोई हरकत नहीं करी, तो मैंने आहिस्ते से उसके कंधे को पकड़ा ही था कि उसका सिर खुद ब खुद उसके धड़ से नीचे जा गिरा। किसी ने उस शख्स की गर्दन काट कर उसके धड़ पर सजा दी थी। अचानक ही उसका सिर नीचे गिरता देख मेरी चीख निकल गई। मैं पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा था। तभी मेरी नजर उस शख्स के कटे हुए सिर पर गई, जो एकटक मुझे ही देख रहा था। सच कहूं तो मरते दम तक मैं उस शख्स का कटा हुआ सिर भूलने वाला नहीं था। मैं तुरंत ही डरे सहमे दबे पांव वापस से अपने कमरे में आ गया, और खिड़की से ही वो बिना सर का धड़ देखता था। पर यह कैसे मुमकिन था? टीवी में कहा उस औरत का सच कैसे हो सकता था? कहीं उसी ने तो मर्डर नहीं किया है, या फिर कोई मुझे जानबूझ के बेवकूफ बना रहा है और शायद से वो सच भी हो गया। मैं इस तरह के सवाल खुद से करता रहता, और अब मैं धोनी के पोस्टर से बातें करना भी छोड़ चुका था। मुझे बस इंतजार था तो आज रात 3 बजने का। इसी कारण मैंने मम्मी पापा के सोते ही टीवी से जुड़े सारे तार निकाल दिए और उसके सामने बैठकर बस 3 बजने का इंतजार करने लगा। जिसका मुझे डर था वही हुआ। टीवी इस बार अपने आप चालू हो गया, पर इस बार वो पहले वाली औरत नहीं थी, बल्कि इस बार टीवी में वो आदमी था जिसका क्रिकेट ग्राउंड पर कत्ल हुआ था। जो आंखें क्रिकेट ग्राउंड पर मेरे जहन को नोच रही थीं,
वही आंखें अब टीवी के अंदर से लाइव ही मुझे देख रही थी, मुझसे बातें कर रही थी। हेलो देव, कैसे हो तुम? क्या हुआ? आज थोड़े डरे हुए लग रहे हो। सब ठीक तो है? अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। कल तुम्हारे पापा मरने वाले हैं, इसीलिए उनका ख्याल रखना और अपना भी। हम जल्दी मिलते हैं, बाय। उस शख्स की बातें सुन मैं टहल गया। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं अभी भी क्रिकेट ग्राउंड पर हूँ और उस शख्स का कटा हुआ सर मुझसे बातें कर रहा है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुरंत मम्मी पापा के दरवाजे को पीटने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। सब सो गए क्या? माँ, पापा? मुझे इस तरह से चीखते सुन माँ ने दरवाजा खोलते ही मुझे गले लगा लिया। पापा भी मुझे बेचैन होते देख चिंता में आ गए थे। उन्होंने भी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? चिंता मत करो, सब ठीक है। पापा की बातें सुन मुझे टीवी में बोलते उस शख्स की बातें याद आ गईं। मैं पापा को टीवी की ओर इशारा कर सब कुछ बताने ही जा रहा था कि तभी मैंने ध्यान दिया कि टीवी तो बंद है और उसकी सारी तारें तो मैंने खुद अपने हाथों से निकाली थी। फिर भला एक 14 साल के बच्चे का कोई यकीन क्यों करता? यही सोचकर मेरे कांपते होठ चुप ही रह गए। माँ पापा को लगा कि मैंने टीवी में कोई डरावनी चीज देख ली है, जिस वजह से मैं बहुत डर गया हूं। मैं डर तो गया था, लेकिन आने वाले कल से उस रात मैं माँ पापा के साथ ही सोया और रात भर आंखें बंद कर यही दुआ करता रहा कि कल का सूरज ना निकले। लेकिन कल सूरज निकला भी और उसने अपना सफर पूरा कर रात की काली चादर भी ओढ़ ली। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाते थे। और मैंने जब सुबह ही बोला था कि मुझे आज दिन भर पापा के साथ रहना है, तो फिर माँ पापा काम पर चले गए। क्या एक दिन में मेरे लिए छुट्टी नहीं ले सकते थे? मेरी इस बात पर माँ ने कहा, देव मैं देख रही हूँ, कल रात से ही तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अभी पिछले हफ्ते ही तो हम लोग वाटर पार्क गए थे और इस हफ्ते तुम्हें फिर से घूमने जाना है। बहुत हो गया अब तुम्हारा। लगता है तुम देर रात तक बहुत टीवी देखते हो। अब बस, और नहीं, अब ये सब कुछ बंद, समझे? कि अचानक ही माँ का फोन बजने लगा। माँ के फोन उठाते ही मैं उनके चेहरे का रंग बदला साफ देख सकता था। बात खत्म होते ही माँ की आंखें नम हो गईं, फिर टप टप कर सैकड़ों आंसू गिरने लगे। अब उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। माँ के हाव भाव बदलते देख मेरे अंदर भी डर का सैलाब उमड़ पड़ा था। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ कुछ तो बोलो। माँ पापा ठीक तो है? मैं माँ को झकझोरते हुए उनसे पापा के बारे में पूछे जा रहा था, पर माँ ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, बेटा तुम घर पर ही रहना, मैं कुछ देर में आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा और घबराना नहीं, मैं हूं ना। माँ ने मुझे बस इतना कहा और 2 कदम चली थी कि उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। रात भर अस्पताल के चक्कर काटने के बाद सुबह माँ वापस घर आई थी, पर पापा का अभी कुछ भी पता नहीं था। पैरालिसिस के अटैक के बाद माँ बस बोल सकती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से चलने में असमर्थ हो गई थी। मेरा पूरा घर अब सुनसान हो चुका था। मैं घर के कोने में गुमसुम सा बैठा रहता और माँ अपने कमरे में बिस्तर पर रोती रहती। अब न मुझे भूख लगती थी और ना प्यास। ऊपर से अभी तक पापा का कुछ अता पता नहीं था। पापा का पता लगाने का मेरे पास बस एक ही तरीका था, वो टीवी। देखते ही देखते कब रात के 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। टीवी की तारें अभी भी टीवी से अलग थीं, मगर हर बार की तरह टीवी अपने आप ही ऑन हो गया। और इस बार जो मैंने देखा, उसे देख मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। इस बार टीवी में लाइव मेरे पापा थे। हेलो मेरे बेटे देव, कैसे हो तुम? क्या हुआ, आज तुम इतना रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। कल हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में 4 लोगों की मौत होने वाली है, इसलिए अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। हम जल्दी मिलते हैं, बाय। इतना कहकर टीवी बंद हो गया।
टीवी के बंद होते ही मैं तुरंत ही छटपटाता हुआ पापा पापा करता टीवी को गले से लगा लिया था। नहीं पापा नहीं, आप कहाँ चले गए? हम सबको आपकी जरूरत है। पापा प्लीज लौट आओ ना। पापा आप सुन भी रहे हो? मैं आपको वापस बुला रहा हूँ पापा। पापा को बुलाता हुआ मैं टीवी को झकझोरने लगा। इस पर भी जब मेरा मन नहीं भरा तो मैंने टीवी को फोड़ दिया। माँ भी इतना शोर शराबा सुन नींद से जाग गई थी, पर मैंने उन्हें पड़ोसी का झगड़ा बताकर दोबारा सोने को कह दिया और खुद भी सोने चल दिया। अगली सुबह जब मैं नींद से उठा तो देखा टीवी वापस से पहले जैसा पड़ा हुआ है। उस पर खरोच का एक निशान नहीं था, पर अब मेरे अंदर एक जिद पैदा हो चुकी थी। मुझे अब किसी भी हाल में इस टीवी का राज जानना था। मेरे मन में अभी भी यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर क्यों मरने के बाद लोग इस टीवी में लाइव आते हैं और कौन उन्हें बताता है कि अगली मौत किसकी होने वाली है। मेरे पास अब एक ही रास्ता था कि सामने वाले घर में जो 4 मौतें होने वाली हैं, मैं किसी तरह उसके कातिल को पकड़ सकूं। इसी सोच के साथ मैं सामने वाले घर पर निगरानी रखने लगा। मैं 24 घंटे सामने वाले घर में दूरबीन से देखता रहता, पर 2 दिन बीतने के बाद भी जब उस घर में कुछ नहीं हुआ तो मेरे मन में भी बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अपने पापा के कातिलों तक पहुंचना था। इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रख मैंने उस घर में चुपके से जाकर गैस लीक कर दी और किसी अनहोनी का इंतजार करने लगा। मुझे अभी 10 मिनट हुए थे कि सामने वाले घर में गैस ब्लास्ट हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। सच कहूं तो मुझे खुद से घिन आने लगी थी। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, पर अपने पापा के कातिलों तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन मेरी इस कोशिश का भी कोई नतीजा नहीं निकला। वो 4 लोग जो मेरी वजह से मारे गए थे, वो उसी रात 3 मुझे लाइव टीवी पर आए और उन्होंने मुझे अगले शिकार के बारे में बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि वो लोग टीवी में लाइव क्यों आते हैं। पर मैंने जिद नहीं छोड़ी थी। जैसा कि अब तक चलता आ रहा था, उन 4 लोगों ने भी मुझे अगले शख्स के बारे में बताया जिसकी मौत होने वाली थी, और इस बार भी उसे मैंने ही अपने हाथों से मारा। फिर उसके बाद किसी और, उसके बाद एक और को, फिर एक और। ऐसे ही अब मैं रोज रात को 3 बजे लाइव न्यूज़ देखता और रोज एक कत्ल को अंजाम देता हूँ। जो लोग मेरी ये कहानी देख रहे हैं वो लोग शायद मुझे पागल कहेंगे, या फिर उनके लिए मैं एक साइको या सीरियल किलर हूँ। पर सच तो ये है कि मैं रोज रात को 3 बजे लाइव टीवी देखता हूँ और बताए गए हर शिकार, हर हादसे को खुद अंजाम देता हूँ। आज मेरी उम्र 34 साल है। अब तक मैं सैकड़ों खून कर चुका हूँ। अनगिनत हादसों को अपने हाथों से प्लान किया है मैंने, और जाने कितने शहर बदले हैं, पर हर शहर में मैं अपनी माँ और टीवी को साथ लिए घूमता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो होना है वो होकर रहता है। जिस तरह पापा को मरना था वो मर गए। अब मैं समझता हूँ कि मैं तो बस एक जरिया हूँ आपकी मौत का, जैसे मेरा टीवी मेरे सीरियल किलर बनने की एक वजह भर है। तो खबरदार रहना, कहीं अगली खबर आपकी ना हो, और अगर हुई तो हम और आप जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।